दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ब्रिटिश साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी को, जिसके बारे में मैं कोई भी स्पॉइलर नहीं देना चाहूंगी, लेकिन हाँ ये जरूर कहना चाहूंगी कि इस प्रकार की मिस्ट्रियस मूवी इंडिया में क्यों नहीं बनती है। तो चलिए शुरू हो जाइए इस थ्रिलर कहानी को सुनने के लिए। कहानी की शुरुआत में हमें 8 कैंडिडेट्स को दिखाया जाता है। ये 8 कैंडिडेट्स तैयार हो रहे हैं एक खास इंटरव्यू के लिए। तो ऐसे में कोई अपने आप को मोटिवेशनल थॉट सुना रहा है, कोई भगवान से प्रार्थना कर रहा है, कोई अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए मेकअप कर रहा है, तो कोई परफेक्ट घड़ी, परफेक्ट जूते पहन रहा है। ये सभी अपने आप को टचअप करके और ग्रूम करके चलने लगते हैं इंटरव्यू के लिए। और हमें दिखाया जाता है एक कमरा जिसमें कुछ दूरी में 8 अलग अलग चेयर्स रखे हैं। इसी के साथ में उस कमरे की लाइट काफी धीमी थी और वहाँ पे एक सीसीटीवी कैमरा लगा था। ये सभी 8 लोग जाकर अपनी अपनी चेयर में बैठते हैं। उस कमरे में एक गार्ड खड़ा हुआ था जो बिल्कुल स्ट्रिक्ट था और उसके पास एक गन थी, जिस गन को देखकर सभी नर्वस हो रहे थे कि आखिर एक एग्जाम में इस गार्ड की विथ गन क्या जरूरत है। तभी एक काला आदमी कमरे में एंटर होता है, जो अपना नाम तो नहीं बताता, पर वो अपने आप को इन्विजिलेटर कहता है। वो सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करता है कि पिछले राउंड्स को क्वालिफाई करके वो इस राउंड में आ गए हैं, लेकिन अब इस राउंड में जो एग्जाम होने वाला है उसमें जो भी रिस्क होगा उसके लिए सॉरी, पर उस रिस्क के जिम्मेदार आप खुद होंगे। इस एग्जाम्स के कुछ अलग ही रूल्स थे, जैसे कि आप गार्ड से या इन्विजिलेटर से बात नहीं कर सकते हैं। आपको आपका पेपर दिया गया है जिसमें आपको आंसर लिखना है, लेकिन आप इस पेपर को खराब नहीं कर सकते हैं। आप इस कमरे के बाहर नहीं जा सकते हैं एग्जाम के 80 मिनट खत्म होने तक। यानी इन रूल्स को तोड़ने पर आप सीधा एग्जाम से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और उसके बाद इन सभी रूल्स को गिनाने के बाद वो उनसे पूछता है एनी क्वेश्चन, जिसके बाद वो कमरे से बाहर चले जाता है। घड़ी में 80 मिनट का टाइमर स्टार्ट हो चुका था और वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। जैसे हमें एक एग्जाम को लेकर टेंशन होती है, जाहिर सी बात है इन 8 लोगों को भी टेंशन हो रही थी। वो अपने अपने कागज को देखने लगते हैं, लेकिन शॉक तो तब आता है जब उस क्वेश्चन पेपर में कुछ क्वेश्चन तो था ही नहीं, तो आंसर किस चीज का देना है। नर्वसनेस में वो एक दूसरे को देखने लगे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बिना सवाल के जवाब क्या लिखे। ऐसे में उन 8 कैंडिडेट्स में से एक एशियन लड़की थी जो तुरंत अपनी आंसर शीट में लिखने लगती है कि मैं इस जॉब के लायक हूँ क्योंकि। लेकिन इससे पहले कि वो आगे कुछ लिख पाती, गार्ड आता है और उसे खींच के बाहर ले जाता है। यानी वो एग्जाम से बाहर हो चुकी थी क्योंकि उसने रूल्स को ब्रेक किया था और अपने आंसर शीट को खराब कर दिया था। वो गिड़गिड़ाती रही कि उसे एक सेकंड चांस दिया जाए, लेकिन गार्ड उसके मुंह पर दरवाजा बंद करके चला जाता है। इस चीज को देखकर बाकी सभी कैंडिडेट्स को रियलाइज होता है कि उन्हें रूल्स के हिसाब से ही चलना है, इसलिए सभी मन ही मन रूल्स को याद करने लगते हैं कि रूल्स थे क्या। तो पहला रूल था इन्विजिलेटर और गार्ड से बात नहीं करना है, लेकिन वो आपस में तो बात कर सकते हैं ना। यही सोचकर वो आपस में बात करना शुरू कर देते हैं। उन्हें डर लगता है कि गार्ड उन्हें भगा देगा, लेकिन उन्हें आपस में बात करते देखकर गार्ड कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। यानी ये रूल्स के अंतर्गत आता था, वो आपस में बात कर सकते हैं, बस गार्ड से बात नहीं कर सकते, इसलिए वो बात करते हैं। सभी कैंडिडेट अपने अपने गेस बताने शुरू करते हैं कि आखिर क्वेश्चन हो क्या सकता है, क्या कोई छुपी हुई चीज है या इसमें कुछ छुपा हुआ क्वेश्चन है जो हमें दिख नहीं रहा है। अब सभी मिलकर टीम की तरह काम करना शुरू करती हैं। वो सभी अपने अपने नाम बताना चाहते थे, लेकिन एक आदमी उन्हें रोकता है और कहता है कि नाम को कॉन्फिडेंशियल रहने दो, ताकि हमें एक दूसरे के बारे में ज्यादा जानकारी ना मिले। तो ऐसे में वो एक दूसरे को बुलाएंगे क्या। डिसाइड होता है कि लड़कों को उनकी स्किन के कलर के हिसाब से बुलाया जाएगा और लड़कियों को उनके बालों के रंग के हिसाब से। इस हिसाब से वहाँ पर एक लड़के को ब्राउन, एक को ब्लैक और एक को व्हाइट नाम दिया जाता है। वहीं पर लड़कियों को ब्लॉन्ड, ब्रूनेट और डार्क। यहाँ पे एक कैंडिडेट था जिसका रोल नंबर 1 था और वो बिल्कुल शांत बैठा हुआ था, वो किसी से कोई बात ही नहीं कर रहा था, इसलिए उसका नाम डेफ रखा जाता है, यानी कि बहरा। अब व्हाइट खड़े हो जाता है अपनी चेयर पे और कहता है कि हम कमरे में यहाँ वहाँ घूम सकते हैं, ये रूल के खिलाफ नहीं है। और उसकी इस एक्टिविटी को देखकर गार्ड कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करता है, यानी वो कमरे में घूम सकते थे। अब वो यहाँ वहाँ घूमकर कुछ क्लूज देखने लगते हैं कि शायद उन्हें कुछ तो आंसर मिल पाए, लेकिन वो थक जाते हैं और उन्हें रियलाइज होता है कि नहीं, कमरे में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे उन्हें कोई सहारा मिले। ऐसे में उन्हें रियलाइज होता है कि हो सकता है क्वेश्चन किसी इनविजिबल इंक से लिखा गया हो,
लेकिन बिना पेपर को खराब करे इस इनविजिबल इंक से क्वेश्चन को देखें कैसे। तो वो आसपास के लाइट सोर्स में ले जाकर अपने पेपर को देखने लगते हैं कि शायद कोई रंग दिखे। वो सबके पेपर्स को ट्राई करते हैं। डेफ जो कि शांति से बैठा हुआ था, उसके भी पेपर को छीनकर वो लाइट में देखते हैं, लेकिन उसमें से कहीं भी कोई भी क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ था। तभी ब्लैक आदमी कहता है कि हो सकता है ये इनविजिबल इंक खुली आंखों से ना दिख रहा हो, शायद यूवी लाइट या एक्सरे लाइट में दिखने लगे। पर वहाँ पे कोई भी स्विच बोर्ड नहीं था जिसमें दूसरे प्रकार की लाइट चल सके, यानी उस कमरे में कोई भी एक्स्ट्रा लाइट नहीं थी। ऐसे में ब्लॉन्ड को कुछ इमरजेंसी स्ट्रिप्स दिखाई देते हैं जो कि कमरे की दीवार में छुपी हुई लगी हुई थी, यानी अगर किसी तरीके से इस कमरे की लाइट ऑफ होगी तो वो इमरजेंसी लाइट्स ऑन हो जाएंगी। पर इस चीज के लिए उन्हें कमरे में एक इमरजेंसी क्रिएट करनी थी। एक आइडिया आता है कि क्यों ना कमरे के बल्ब्स को फोड़ दिया जाए, शायद कमरे में अंधेरा हो जाए तो इमरजेंसी लाइट्स ऑन हो जाएंगी। लेकिन ये चीज कहीं रूल्स के खिलाफ तो नहीं है। ऐसे में कुछ लोग इस चीज के खिलाफ थे तो कुछ लोग इस चीज के साथ थे। वोटिंग होती है और 4 लोग इस चीज के लिए अग्री करते हैं कि कमरे की लाइट्स को फोड़ दिया जाए। अब बहुमत के साथ में वो कुर्सियों को पकड़कर बल्ब्स को फोड़ने लगते हैं। प्लान सक्सेसफुल होता है। बल्ब्स के फूटते ही उस कमरे में नीली कलर की रोशनी दिखने लगती है और जैसे ही रोशनी जलती है वो सभी अपने पेपर्स को ले जाकर रोशनी के पास चेक करने लगते हैं। डेफ अभी भी शांति से अपनी चेयर में बैठा हुआ था और सभी फिर से डिसअपॉइंट हो जाते हैं क्योंकि कुछ भी क्वेश्चन उन्हें पेपर में नहीं दिखा। ऐसे में ब्रूनेट कहती है कि इस लाइट की इस स्ट्रिप की दूसरी तरफ एक दूसरा रंग है। अगर हम किसी तरीके से इस स्ट्रिप को हटा दें तो एक दूसरे प्रकार की रोशनी जलेगी और इससे हम कागज को देख सकते हैं। लकीली वो सही थी। जब लड़कियां अपने हील्स से उस ब्लू लाइट को तोड़ती हैं तो वहाँ पे एक दूसरी लाइट थी जो कि ऑरेंज कलर की थी और अब इस ऑरेंज लाइट में सभी अपने पेपर्स को देखने लगते हैं, लेकिन फिर भी कागज में कुछ भी नहीं दिख रहा था। 80 मिनट के एग्जाम में 20 मिनट बीत चुके थे और इनके पास सिर्फ 60 मिनट बचे हुए थे। वो सभी काफी फ्रस्ट्रेट हो गए थे और उनका हर तरीका धीरे धीरे फेल होते जा रहा था, यानी उन्हें अब कोई नया तरीका सोचना होगा। उस एशियन लड़की जो कि कैंडिडेट नंबर 2 थी, जिसे परीक्षा की शुरुआत में ही बाहर कर दिया गया था, उसका पेपर अभी भी टेबल पे रखा हुआ था। तो ऑब्वियसली वो अपने पेपर को खराब नहीं कर सकते, पर दूसरे के पेपर को तो खराब कर सकते हैं ना। तो वो उस कैंडिडेट नंबर 2 के पेपर को उठाकर पेंसिल को रगड़ना शुरू करते हैं कि शायद पेंसिल की रगड़ाहट से कुछ क्वेश्चन उभर के आए, पर उनका ये अटेम्प्ट भी फेल हो जाता है। तो अब वो कागज के कई टुकड़े करते हैं ताकि हर एक टुकड़े में कुछ छोटा छोटा एक्सपेरिमेंट करके देखा जाए। वाइट का सजेशन था कि हो सकता है ये सभी पेपर लिक्विड एक्टिवेटेड हो, यानी कोई तरल पदार्थ इसमें पड़ने पर वो इनविजिबल इंक देखने लगे। पर इस बंद कमरे में कोई लिक्विड आइटम लाया कहाँ से जाएगा। तो एक पेपर के टुकड़े पे वाइट बाथरूम करने लग जाता है। ऑब्वियसली उस कमरे में महिलाएं भी थी और ये सीन काफी ग्रॉस था, जिसको देखकर ब्लैक को व्हाइट के ऊपर काफी गुस्सा आता है और ब्लैक में कहासुनी होने लगती है क्योंकि व्हाइट की ये हरकत किसी को भी पसंद नहीं आई थी। पर इन सब चीजों से धीरे धीरे ये तो साबित हो रहा था कि व्हाइट काफी हरामी है। इस बीच उन सभी की लड़ाई रुक जाती है ये देखकर कि डेफ जो इतना देर से शांत बैठा था वो फ्रेंच में कुछ बोल रहा है और रो रहा है। यहाँ पर फ्रेंच किसी को समझ में नहीं आती है, पर एक लड़की थी जिसे फ्रेंच बोलना आता है, तो वो डेफ की भावनाओं को ट्रांसलेट करके सबको बताती है। डेफ का कहना था कि ये सभी बहुत बेकार की कोशिशें हैं। हो सकता है इस पेपर में कोई सवाल ही ना हो, हम सभी रिजेक्ट हो जाएंगे, पर हमें ये समझना होगा कि हो सकता है ये खाली पेपर हमें हमारी रिफ्लेक्शन दिखा रहा है, हमें दिखा रहा है कि हम सच में क्या हैं। अब उसकी इस बातों को इग्नोर करके फिर सभी आपस में दिमाग लगाने लगते हैं कि आखिर सवाल क्या है। ऐसे में ब्राउन भी एक ऐसा इंसान था जो बहुत देर तक शांत बैठा था। तो वो भी खड़े होता है और कहता है, कहीं एग्जाम हमें चेक करने के लिए तो नहीं हो रहा है। I mean, कोई शर्त भी तो हो सकती है या कोई बेट हो सकती है, जैसे हम सभी कैंडिडेट्स पर पैसा लगाया गया हो और खिड़की के बाहर से इन्विजिलेटर और इस कंपनी के CEO हमें देख रहे हों कि हम कैसे बिहेव करेंगे इस पैनिक सिचुएशन पे। जाहिर सी बात है ये बात भी तो सच हो सकती थी कि उनका टेस्ट हो रहा हो, उनके सहन शक्ति का टेस्ट हो रहा हो। जिस पर डार्क हेयर वाली लड़की कहती है कि नहीं, हमें खिड़की से कोई भी नहीं देख रहा है। उसकी बातों में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था, जैसे कि वो इस कंपनी के बारे में बहुत कुछ जानती है। वो कहती है कि मैं इस कंपनी में काम कर चुकी हूँ, मैं इस कंपनी की HR थी और इस कंपनी का नाम है बिरोग। बिरोग एक दवाई बनाने की कंपनी है
ये एक $1 बिलियन कंपनी है, पर मुझे अपनी HR की पोजीशन से एक बड़ी जॉब चाहिए थी, इसलिए मैंने इस जॉब पर अप्लाई किया है। बीरोक कंपनी ही वो कंपनी है जिसने पैंडेमिक की सिचुएशन में एक दवाई बनाई थी। याद है, एक बार शहर में बहुत बड़े वायरस का आतंक फैला था, जिसके कारण शहर के कई जवान लोग बीमारी के चपेट में आ रहे थे। तब बीरोक कंपनी ने ही इस पैंडेमिक का इलाज खोजा था, और जिसके कारण इस कंपनी का टर्नओवर अब काफी ज्यादा हो चुका है। इस कंपनी का CEO हर चीज पर नजर रखता है, तो जाहिर सी बात है वो इस एग्जाम पे तो नजर रखेगा, लेकिन यहाँ कोई बैटिंग वगैरह नहीं हो सकती। सभी को पता चल चुका था कि डार्क बहुत कुछ जानती है, तो सब अपनी अपनी कंडीशन बताने लगते हैं। व्हाइट का कहना था कि उसे तो इस कंपनी में जॉब करने का ऑफर आया था, लेकिन बाकी लोगों का कहना था कि उन्होंने इस कंपनी में अप्लाई किया था, लेकिन इंटरव्यू के हर राउंड में शर्त थी कि उन्हें सवाल नहीं करना है, इसलिए किसी को कभी पता ही नहीं चला कि ये कंपनी क्या काम करती है, कैसे काम करती है। पर हाँ, अब उन्हें पता था कि वो किस जॉब के लिए अपॉइंट होने वाले हैं। वो अपनी कोशिशों में कमी नहीं लाते हैं, कुछ न कुछ कोशिश करने लगते हैं। उन्हें एक आइडिया आता है कि अगर पेपर को गिल्ला ही करना है तो फायर अलार्म को भी तो ऑन कर सकते हैं ना, और ये भी हो सकता है कि शायद फायर अलार्म से पानी की जगह एक खास लिक्विड निकले जो कि इस इनविजिबल इंक को विजिबल कर दे। नेट फायर अलार्म को एक्टिवेट करने के लिए लाइटर खोजने लगती है, पर किसी के पास भी लाइटर नहीं था। ऐसे में वो गार्ड के पास जाती है और बिना गार्ड से बात किए उसकी जेब को टटोलने लगती है, क्योंकि रूल्स के हिसाब से आप गार्ड से बात नहीं कर सकते। लकीली गार्ड की जेब में एक लाइटर था, जिस लाइटर को वो उठाकर टेबल पर चढ़ती है और फायर अलार्म के पास ऑन करती है, लेकिन उसका हाथ फायर अलार्म तक पहुंच नहीं पा रहा था। तो उसकी मदद करने के लिए व्हाइट उसे एक पेपर देता है, जिसे जलाकर वो फायर अलार्म को एक्टिवेट कर देती है। पूरे कमरे में पानी गिरने लगता है, लेकिन इस बीच हम देख पाते हैं कि गार्ड आकर ब्रूनेट को कमरे से बाहर खींचने लगता है। ब्रूनेट को समझ नहीं आता कि उसने कौन से रूल को तोड़ा है, और अचानक उसके हाथ में जो पेपर था वो उसे खोल कर देखती है। उसे पता चलता है कि ये पेपर किसी और का नहीं, उसके खुद का पेपर है, यानी व्हाइट ने उसे धोखा दिया। उसे जानबूझकर उसी का पेपर थमाया ताकि उसे जलाकर वो कमरे से बाहर हो जाए। ब्रूनेट को बहुत गुस्सा आता है, वो जोर जोर से गालियां देने लगती है व्हाइट को, लेकिन अब इन सब का कोई फायदा नहीं था। उसे कमरे से निकाल दिया जाता है और व्हाइट फिर से अपनी चालाकी दिखाकर बच जाता है, यानी कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे एक एक कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई कर रहा था, और वो काफी मक्कार और धोखेबाज इंसान था। इस बार फिर ब्लैक को व्हाइट के ऊपर काफी गुस्सा आता है। वो व्हाइट को मारने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि आज तो मार मार के मैं तेरी बत्ती बुझा दूंगा। इस बात को सुनते ही उस कमरे की सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है, जिससे उन्हें ये पता चलता है कि ये कमरा वॉइस एक्टिवेटेड है, यानी जैसे ही उसने कहा बत्ती बुझा दूंगा, कमरे की लाइट्स ऑफ हो गई थी। इसलिए यहाँ पे और भी कई ऐसे गैजेट्स हो सकते हैं जो कि वॉइस एक्टिवेटेड हो, इसलिए उन्हें अपनी बातों को संभाल कर बोलना होगा। अब व्हाइट डेफ के पास जाता है और उसे डिमोटिवेट करने लगता है, उसे बुली करने लगता है, जिसके कारण डेफ भी परेशान होकर अपने पेपर को चबा देता है, जिसके कारण वो पेपर खराब हो जाता है और गार्ड डेफ को भी बाहर कर देता है। इस तरीके से कमरे में अब सिर्फ 5 लोग बचे हुए थे, लेकिन ब्लैक की सहन शक्ति खत्म हो चुकी थी। व्हाइट इस तरह की चालाकियां क्यों कर रहा है, और उन दोनों के बीच में फिर झगड़ा होने लग जाता है। ब्लैक व्हाइट को कहता है कि तुम बहुत ही बेकार आदमी हो, तुम में इंसानियत नहीं है, जिस पर व्हाइट का कहना था कि तुम लोगों को तो मेरा धन्यवाद करना चाहिए, एटलीस्ट मैं लोगों को बाहर करके कंपटीशन तो कम कर रहा हूँ, और मुझे क्वेश्चन भी पता चल चुका है जो मैं तुम लोगों को बताऊंगा नहीं, यानी नौकरी में सिलेक्शन सिर्फ मेरा होने वाला है। ये सुनते ही ब्लैक एक घुमा के पंच व्हाइट के थोबड़े पे मारता है, जिसके कारण व्हाइट बेहोश हो जाता है, और अब कमरे में एक कुर्सी से उसे बांध दिया जाता है। एग्जाम में सिर्फ 29 मिनट बचे हुए थे और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है, और अचानक व्हाइट को होश आता है। होश में आते ही वो कुछ बोलना चाहता है, जिसके कारण उसके मुंह से पट्टी हटाई जाती है। तो उसका कहना था कि मुझे दवाई खानी है, मैं भी उसी वायरस से इन्फेक्टेड हूँ जिसकी दवाई इस कंपनी ने खोजी है, और अगर मैं 1 घंटे में दवाई नहीं खाऊंगा तो मेरी मौत हो जाएगी, प्लीज मुझे मेरी दवाई दे दो। सबको लगता है कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन बात यहाँ बीमारी की थी, इसलिए लोग उसकी जेब को टटोलने लगते हैं, लेकिन उसकी जेब में कोई भी दवाई नहीं मिलती। प्रूफ हो जाता है कि व्हाइट झूठ बोल रहा है, लेकिन व्हाइट अब सबके सामने गिड़गिड़ाने लगता है और अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगता है। वो उन्हें ये भी कहता है कि वो क्वेश्चन बता देगा, बस उसे उसकी दवाई दे दो।
अब जाहिर सी बात है, व्हाइट जैसा चालाक आदमी अगर क्वेश्चन का सौदा कर रहा है, मतलब उसके पास सच में दवाई थी। तो अब सभी पूरे कमरे में दवाइयों को खोजने लगते हैं, पर किसी को कोई दवाई नहीं मिलती। वो एक दूसरे की भी चेकिंग करते हैं कि कहीं किसी ने दवाई छुपा तो नहीं ली, लेकिन दवाई कहीं नहीं मिलती। और अचानक डार्क को एहसास होता है कि ब्राउन बहुत देर से च्युइंगम खा रहा था, लेकिन अब उसकी च्युइंगम कहीं है नहीं। तो जब वो ब्राउन के टेबल को चेक करती है तो च्युइंगम को उसने टेबल के नीचे चिपका रखा था, और चिपका रखी थी व्हाइट की दवाई। यानी ब्राउन भी वही खेल खेल रहा था जो कि व्हाइट खेल रहा था। वो उस दवाई को तुरंत ले जाती है और व्हाइट को खिलाने लगती है, लेकिन ब्राउन गुस्से में उसका हाथ को झटक देता है, जिसके चक्कर में वो दवाई वहाँ के एक ग्रिड के अंदर फंस जाती है। अब यहाँ पर व्हाइट कांपने लगा था, बेहोश हो गया था और उसकी हालत काफी क्रिटिकल हो गई थी, जिसके कारण डार्क कैमरे के पास जाकर इन्विजिलेटर से मदद मांगने लगती है, लेकिन गार्ड आकर उसे कमरे से बाहर कर देता है क्योंकि उसने इन्विजिलेटर से बात की थी जो कि रूल्स के खिलाफ थी। अब ऐसे में ब्लॉन्ड अपने हेयर पिन से उस दवाई को केयरफुली ग्रिड से निकालती है और उसके बाद उस दवाई को व्हाइट को खिलाती है। थोड़ी देर में व्हाइट नॉर्मल हो जाता है और जब उससे क्वेश्चन को पूछा जाता है तो व्हाइट का कहना था कैंडिडेट ही आंसर है, यानी लास्ट में जो कैंडिडेट बचेगा वही जीतेगा। ऐसे में वो लोग उसका विश्वास भी कर लेते हैं और उसके हाथ पैर को खोलते हैं ताकि वो थोड़ा रिलैक्स हो पाए। लेकिन व्हाइट यहाँ फ्री होते ही गार्ड के पास भागता है। वो लोग समझ चुके थे कि वो गार्ड की गन छीनने जा रहा है ताकि सबको मार बस वो एग्जाम में अकेले बचा रहे और नौकरी उसी को मिल जाए। तो इस कारण ब्लैक भी उसके पीछे जाता है, लेकिन दोनों की हाथापाई में फाइनली गन व्हाइट के हाथ में लग जाती है। वो सबको शूट करना चाहता था, लेकिन गन फिंगरप्रिंट एक्टिवेटेड थी, यानी सिवाय गार्ड के उस गोली को कोई नहीं चला सकता। इसलिए वो गार्ड के पास जाता है और बिना गार्ड से बात किए उसके हाथ में गन को थमा देता है और सभी को गन पॉइंट में लेकर कहता है कि वो खुद ही इस कमरे से बाहर चले जाएं, क्योंकि कमरे से बाहर जाने का मतलब था आप एग्जाम को छोड़कर जा रहे। इस स्थिति को देखकर और इस केओस को भांपकर ब्राउन चुपचाप कमरे से बाहर चले जाता है। भाई जान बचेगी तो और भी दुनिया के एग्जाम दे लेंगे। उसके बाद में वो गन को मूव करता है ब्लॉन्ड की तरफ में, तो ब्लॉन्ड भी कमरे से बाहर जाने लगती है। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचती है वो जोर से कहती है बत्ती बुझाओ, जिसके कारण कमरे में फिर से अंधेरा हो जाता है और अब व्हाइट पैनिक होकर यहाँ वहाँ गोलियां चलाने लगता है। जैसे ही लाइट आती है तो वो देखता है कि समय खत्म हो चुका है, यानी घड़ी का 80 मिनट का टाइमर ऑफ हो चुका था। वो पाता है कि ब्लैक को गोली लग गई है और वो मर चुका है। तो उसे लगता है कि वो तो जीत गया है और वो तुरंत ही जाता है कैमरे के पास में और इन्विजिलेटर से कहता है कि मैं जीत गया, मुझे नौकरी दी जाए क्योंकि मैं लास्ट तक बचा हुआ। लेकिन गार्ड पीछे से आकर व्हाइट को खींच के बाहर ले जाने लगता है। व्हाइट को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये क्या है, तो गार्ड अपनी घड़ी को दिखाता है, यानी अभी भी एग्जाम के 80 मिनट खत्म नहीं हुए थे, 20 सेकंड बचे थे, यानी किसी ने यहाँ पे घड़ी से छेड़छाड़ की थी। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि डेफ जब सब लोग आपस में लड़ झगड़ रहे थे तो उस बीच में उसने घड़ी को थोड़ा सा आगे कर दिया था। व्हाइट को लगता है कि अब कमरे में बचा कौन, क्योंकि ब्लैक तो मर चुका है और ब्लॉन्ड कमरे के बाहर जा चुकी है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि ब्लॉन्ड कमरे से बाहर नहीं गई थी, उसने अपना एक पैर कमरे के अंदर रखा हुआ था, यानी इस एग्जाम में जो विनर थी वो थी ब्लॉन्ड। एग्जाम में अभी भी 20 सेकंड थे, तो वो तुरंत डेफ का चश्मा जो कि उस कमरे में छूट गया था और उस कांच के टुकड़े जो बल्ब से निकले थे उन्हें अरेंज करके क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखने लगती है और उसे काफी छोटे छोटे अक्षरों में दिखाया जाता है क्वेश्चन 1 डॉट, पर उसके आगे अभी भी कोई क्वेश्चन नहीं था। और अब इस एग्जाम का टाइमिंग खत्म हो चुका और अब इस मूवी के सस्पेंस खुलता है। उस कमरे में इन्विजिलेटर और सीईओ एंटर करते हैं और उस कंपनी का सीईओ कोई और नहीं डेफ था, जो कि उनके एग्जाम में बैठा हुआ था। वो शांत सा घबराया हुआ फ्रेंच लड़का वही इस कंपनी का सीईओ है। ये देख के तो ब्लॉन्ड के होश उड़ जाते हैं। तो अब इन्विजिलेटर ब्लॉन्ड से उसका आंसर पूछता है और ब्लॉन्ड कहती है नो, जिसको सुनकर सीईओ और इन्विजिलेटर काफी ज्यादा खुश होते हैं। तो दोस्तों आप भी हैरान हो गए ना कि क्वेश्चन था क्या। तो एग्जाम की शुरुआत में जब इन्विजिलेटर ने जाने से पहले कहा था एनी क्वेश्चन, वही उनका सवाल था, यानी उसे कोई भी क्वेश्चन नहीं करना था। लेकिन वो सीधे तौर पर इस नौकरी को ठुकरा देती है। उसका कहना था कि ऐसी कंपनी जो अपने एग्जाम के लिए किसी की जान ले ले, वो ऐसी कंपनी में काम नहीं करना चाहेगी। जिस पर इन्विजिलेटर उसे बताता है कि हमारी कंपनी ने एक ऐसी बंदूक की गोली ईजाद की है जो अगर किसी को लगती है तो उससे वो इंसान मरता नहीं है, थोड़ी देर के लिए बेहोश होता है और धीरे धीरे उसके जख्म हील हो जाते हैं। जब ब्लैक के शर्ट को खोलकर देखा जाता है तो उसके भी जख्म हील हो गए थे और थोड़ी देर में ब्लैक को भी होश आ गया था।
जाहिर सी बात है वो खुश था कि ब्लॉन्ड को नौकरी मिल गई है और ब्लॉन्ड ने भी प्रूव कर दिया था कि वो सबसे काम, सबसे शांत और एक अच्छी कैंडिडेट है। सीईओ का कहना था कि उसे ज्यादा लाइमलाइट में रहना पसंद नहीं है, इसलिए उस कंपनी के सीईओ का चेहरा किसी ने नहीं देखा है। यही कारण था कि वो भी एग्जाम में एक कैंडिडेट की तरह उनके साथ बैठा था, ताकि इंटरनली वो भी उन्हें देख पाए कि वो कैसे कैंडिडेट है। तो कैसी लगी आपको ये थ्रिलर कहानी, अपने कमेंट जरूर बताइएगा। और मेरे ये 2 फेवरेट वीडियोस भी आपको दिख रहे होंगे जिनको आप देख सकते हैं।